रिवाइज़ करेंगे। वैसे तो हम इसको कई बार पढ़ चुके हैं, हम इसको रिवाइज़ भी कर चुके हैं 2-3 बार तो, और वैसे भी कर लिया था, लेकिन फिर भी है जो हमारा प्रमुख कार्य है वो हमारी बुक रीडिंग है, जो हम काम भेजते हैं आपको, ये सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है। इसलिए इसको दोबारा से पढ़ेंगे। जो 1857 की क्रांति है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे भी। पॉलिसीज़ एंड द पीपल्स इन द प्रीवियस चैप्टर हम आज थोड़ा सा डिटेल में तो शायद हम कई बार पढ़ चुके हैं, तो वो भी कोशिश करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा पूरा पैरा पढ़ के उसको आपको बताने का प्रयत्न करेंगे। इन द प्रीवियस चैप्टर यू लुक्ड एट द पॉलिसीज़ ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इफेक्ट दे हैड ऑन द डिफरेंट पीपल्स, किंग, क्वीन, प्रेसिडेंट्स, लैंड ओनर्स, ट्राइबल्स, soldiers were also offered in the different ways. You will have to also see how people resist purity policies and actions and harm their interest or go against their sentiments. उसके बाद हमने जो पिछले चैप्टर्स पढ़े थे तो उनकी जो पॉलिसीज़ रही है ब्रिटिश की किस प्रकार से, तो उनको काफ़ी क्या है मतलब क्या दुखदाई कह सकते हैं, और काफ़ी जो हमारे भारतीयों के लिए काफ़ी मतलब ख़राब रही हैं। चाहे किसान की बात करें, चाहे आप उसके अंदर राजा मतलब हमारे राजाज थे, हमारे अलग अलग प्रकार के लोग थे जो, चाहे लैंड ओनर की बात कर सकते हैं, सभी को क्या उनसे समस्याएं थी, और जो हमारे सोल्जर्स थे उनको भी इसी प्रकार की समस्याएं थी, और हमारे जो सेंटिमेंट्स थे, हमारे इंटरेस्ट वगैरह थे, उनके साथ उन्होंने हमसे खेलना शुरू किया था भाई। नवाब्स थे, उन्होंने अपनी पावर लूज करना शुरू की। सिंस द मिडिल 18th सेंचुरी नवाब एंड राजाज हैड सीन द पावर इरोड, they had gradually lost their authority and honor. Residents had been stationed in many courts. The freedom of the rulers reduced, their armed forces disbanded and their revenues and territory taken away by the states. उसके बाद जो 18वीं शताब्दी के मध्य तक क्या जो नवाब थे या राजा थे, उनकी जो पावर थी वो ख़त्म होना शुरू हो गई थी। उसके बाद जो अथॉरिटी थी या फिर उनको जो सम्मान दिया जाता था वो ख़त्म होना शुरू हुआ था। उसके अलावा जो रेजिमेंट्स थे वो सेट कर दिए जाते थे, जो विशेष तौर पर जो अपने मतलब जो है ब्रिटिश की जो बात को रखते थे भी। इसके अलावा जो है हम कह सकते हैं जो फ्रीडम थी राजा की, रूलर्स की, वो ख़त्म हो चुकी थी, रिड्यूस कर दी गई थी, और उनकी जो आर्मी थी उनको ख़त्म करने का प्रयत्न कर दिया गया था। मैनी रूलिंग फैमिलीज ट्राई टू नेगोशिएट विद द कंपनी टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल रानी लक्ष्मीबाई झांसी wanted the company to recognize her adopted son as their heir to kingdom after the death of husband. अलग अलग से जो फैमिली ग्रुप रहे हैं जो राजाज के, उन्होंने क्या है अपने जो इंटरेस्ट थे या कुछ मतलब उनकी बात मनवाने के लिए अपनी बातों को, तो वो ब्रिटिश के साथ क्या है उन्होंने क्या है काफ़ी लंबे समय तक बहस भी की है, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई की है, और उन्होंने जो डिमांड की थी कि जो उनका गोद लिया पुत्र है उनको वहाँ पर क्या बैठने दिया जाए गद्दी के ऊपर। इसके अलावा जो नाना साहब थे, दो अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड, प्लेडेड दैट ही वी गिवन हिज फादर्स पेंशन व्हेन ही लेटर डाइड्स। उसके बाद क्या कि जब उसके फादर्स हैं जब वो डेथ हो जाएगी तो उनकी जो पेंशन उनको दी जाए, लेकिन जो कंपनी थी इस प्रकार की जो है जितने भी जो चीज़ें मांगी थी उनको क्या कर दिया था, उन्होंने नेगलेक्ट कर दिया था। अवध वाज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरी टू बी एन एग्जिट। अवध क्या प्रमुख जो लास्ट टेरिटरी है जो कब्जे में ली गई थी इन 1801 एज सब्सिडेंसरी अलाइंस वाज इम्पोज्ड ऑन अवध, और 1801 में इसको क्या इसके ऊपर सब्सिडेंसरी अलाइंस थोप दी गई थी, और 1856 में क्या है इसको अपने कब्जे में ले लिया गया था। गवर्नर जनरल डलहौजी डिक्लेयर्ड दैट द टेरिटरी वाज गिवन मिस गवर्न एंड ब्रिटिश रूल वर नीडेड टू एंश्योर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने कहा था कि भी जो गवर्नर जनरल थे डलहौजी कि भी जो यहाँ पर जो शासन चलाया जा रहा है अवध में वो क्या है सही नहीं चलाया जा रहा, तो इसलिए क्या ब्रिटिश इनके ऊपर शासन चलेंगे। दी कंपनी एवन बिगन टू प्लान हाउ टू ब्रिंग द मुगल डायनेस्टी टू एंड। इसके अलावा जो मुगलों का जो मतलब जो ये डायनेस्टी थी, मुगल एम्पायर की बात कर सकते हैं आप, तो उसको किस प्रकार से ख़त्म किया जा सकता है, तो ब्रिटिश इस बात को सोचने लगे थे। द नेम ऑफ द मुगल किंग वाज रिमूव्ड फ्रॉम द कॉइन्स मिंटेड बाय द कंपनीज। इसके अलावा जो मुगलों जो राजा होते थे उनकी जो है नाम था सिक्कों से वो क्या इन्होंने रिमूव कर दिया था। इन 1849 गवर्नर जनरल डलहौजी announced that after the death of Bahadur Shah Zafar, the family of the king would be shifted out of the Red Fort and given another place to in Delhi to reside in. उसके बाद क्या हुआ कि भी जैसे ही बहादुर शाह की मृत्यु होगी तो जो राजा की फैमिली है उसको क्या यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा रेड फोर्ट से किसी दूसरे दिल्ली के किसी दूसरे क्षेत्र के अंदर। In 1856, Governor General Canning decided that Bahadur Shah Zafar would be the last Mughal emperor, and death while none of his descendants should be recognized and as a king they would just call a prince. उसके बाद जो है गवर्नर जनरल रहे कैनिन, उन्होंने कहा कि बहादुर शाह जफ़र के बाद बहादुर शाह जफ़र लास्ट मुग़ल एम्पायर रहेंगे। उसके बाद कोई भी जो उनकी मृत्यु के बाद किसी भी उसके जो है वंशज को क्या है कि
राजा के रूप में कोई उपाधि नहीं दी जाएगी और ना ही उनको मतलब क्या सिर्फ उनको प्रिंस कहा के नाम से पुकारा जाएगा। उसके बाद जो पीजेंट्स थे और जो सिपाही थे वो काफ़ी ज़्यादा समस्या से घिरे हुए थे, क्योंकि बहुत सारे तो सिपाही क्या वो खुद पीजेंट्स भी थे भी साथ में। In the countryside, peasants and zamindar resented the high taxes and rigid method of the revenue collection. Many have failed to pay back their loans to the money lender and gradually lost their lands they had tilted for the generation. उसके बाद है कि जो ग्रामीण क्षेत्र रहे थे वहाँ पर जो किसान थे या फिर ज़मींदार थे उनसे काफ़ी ऊंचे ऊंचे टैक्स जो इकट्ठे किए जाते थे और बड़े बेरहमी से वो टैक्स कलेक्ट किया जाता था। कई जो लोग थे उसको पे नहीं कर पाते थे, जो लोन लिया गया था जो मनी लेंडर से या फिर हमारे जो ब्रिटिश थे, तो धीरे धीरे क्या जिस भूमि को वो लॉस्ट करते चले गए, जहाँ से उन्होंने क्या इसको कई जनरेशन से जो इसको क्या कर रहे थे टिल्ट कर रहे थे। द इंडियन सिपाहीज इन द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी आल्सो है द रीजन फॉर द डिसकंटेंट। दे वर अनहैप्पी देयर पे अलाउंस एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस। Some of the new ruler moreover violated their religious sensibility and beliefs. Did you know that in these days many people in the country believed that if it has crossed the sea and would lose their religion and caste? So when in 1825 the Sepoy were told to go Burma, the sea routes to fight the company, for the company, they refused to follow the order through they agreed to do the land routes. उसके बाद क्या है कि भी जो और समस्या रही हैं कि जो हमारे जो सिपाही हैं तो वो भी काफ़ी नाराज़ थे, क्योंकि जो है एक तो उनकी जो पे को लेकर समस्या थी या फिर उनकी सर्विस की जो कंडीशन थी वो सही नहीं थी। इसके अलावा जो रूलर्स थे उनके रिलीजियस जो थॉट्स थी उनसे भी वो क्या है उनको क्रॉस करने का प्रयत्न करते थे। जैसे कि जो 1824 में जब उनको बर्मा में के अंदर ब्रिटिश की तरफ से लड़ने के लिए भेजा गया था तो उनको बोला गया कि भी आपको समुंदर पार जाना पड़ेगा, जबकि उसमें ये माना जाता था यदि आप समुंदर पार जाते तो आपका जो धर्म होता है वो भ्रष्ट हो जाएगा भी। लेकिन बाद में क्या उन्होंने क्या है जो स्थल के माध्यम से उन्होंने क्या वहाँ से जाना शुरू किया था भी। आगे की तरफ है ये दे वर सेपरली पनिश्ड एंड सिंस द इशू डिड नॉट डाई इन 1856 the company passed a new law which started that every new person who took up in the employment in the company's army had to agree to serve overseas if required. उसके बाद क्या कि 1857 में एक नियम बना दिया गया कि यदि आप कंपनी की आर्मी के अंदर ज्वाइन होते हैं या फिर तो आपको क्या करना पड़ेगा कि भी आपको समुद्र पार जाना पड़ेगा भाई। Spoils also reacted to what we happens in the countryside. Many of them were peasants and had family living in the villages. So the anger of the peasants quickly spread among the सिपाही। इसके अलावा क्या है कि भी जो सिपाही होते थे वो भी काफ़ी बड़ी मात्रा में खुद क्या थे एक किसान होते थे, तो वो भी चाहते थे गांव के अंदर जाएं और वहाँ पर क्या अपना जो है जीवन व्यतीत करें, अच्छी प्रकार से जो अपनी खेती करें। लेकिन जो रोस्ट पॉलिसीज़ थी इनकी वजह से क्या बहुत सारी समस्याएं हुई। कुछ रिफॉर्म्स हैं जो ब्रिटिश ने किए हैं, इनके बारे में आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म्स। लॉज वर पास टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड टू एनकरेज द रीमैरिज ऑफ द विडोज। जो ब्रिटिश थे उनको विश्वास था कि जो भारतीय सोसाइटी है उसको रिफॉर्म करना बहुत ही ज़रूरी है। कई जो नियम थे वो पास किए गए, जैसे सती प्रथा थी 1829 के अंदर उसको ख़त्म किया गया, रीमैरिज कर सकती थी विडो। इसके अलावा जो इंग्लिश लैंग्वेज थी एजुकेशन सिस्टम को उसको प्रमोट किया गया। 1830 के बाद कंपनी ने क्या किया, जो क्रिश्चियन मिशनरी थे उनको क्या बोला गया कि आप यहाँ पर अपना फंक्शन कर सकते हैं, अपने रिलीजन को फैला सकते हैं भाई। और इसके अलावा क्या बोला गया था, डोमिनेंट हैवन ओवर लैंड एंड प्रॉपर्टी। हाँ ये आगे था। उसके बाद 1850 में एक नया नियम आया था जिसके माध्यम से बताया गया था कि यदि आप क्रिश्चियनिटी को अपना लेते हैं तो आपको वापस आपकी लैंड दे दी जाएगी भाई, ठीक है। और बहुत सारे जो लोग थे उनको लगा कि भी जो हमारे ब्रिटिश रहे हैं वो हमारी जो है सिस्टम या रिलीजन्स को या कल्चर को, हमारे जो ट्रेडिशनल वे है हमारे लाइफ को, वो सबको क्या करते चले जा रहे हैं, ख़त्म करते चले जा रहे हैं। इसके बारे में हम आगे जो चैप्टर आएंगे उन चैप्टर्स के अंदर इनको थोड़ा सा डिटेल में हम इनको पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ विशेष तौर पर हमने कुछ बात रखी भी है हमारी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, चाहे आप सिविलाइजिंग द नेटिव के बारे में मैंने आपको बताया था चैप्टर के बारे में। इसके अलावा उससे अगला चैप्टर भी रहेगा, ये शायद उसका नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा है, जुड़ा हुआ इसी से है, ये है उसका कास्ट रिफॉर्मर्स एंड रिफॉर्म्स मूवमेंट्स। तो ये थोड़े से आगे आएंगे और इनको हम आगे बढ़ेंगे भाई। बस भाई आज के लिए काफ़ी है, हमने आज इसको स्टार्ट किया है, कल हम इसके बाद करेंगे बात। ये जो लड़ाई थी वो एक किस प्रकार से जो आपकी फैली हुई,
जो लोग थे, ये जो काफ़ी सारा टॉपिक मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर ख़त्म कर दिए गए हैं। काफ़ी बड़ा हिस्सा होता था, सिलेबस थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है मुझे, तो इसके बारे में हम कल बात करें।